हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस टॉपिक को पहले एक बिल्कुल छोटी सी एक बात से हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर ये टॉपिक हमें समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप लोग क्या कीजिए, अपने जहाँ पर भी आप बैठे हैं वहाँ पर आपको कोई ना कोई सरफेस मिल रहा होगा। अगर आपके पास बेड शीट है तो ज़्यादा बेटर है। आप क्या कीजिए, अपनी उंगली लीजिए और अपनी बेड शीट के ऊपर इस तरह से इसे रब कीजिए। तो क्या होगा, आप थोड़ी देर में देखेंगे विद इन 5 to 10 सेकेंड कि आपकी उंगली गर्म हो जाएगी। आपकी उंगली पर आपको अपनी उंगली पर थोड़ी सी हीटिंग इफेक्ट फील होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब आपकी उंगली इस तरह से गर्म क्यों हो गई, या फिर आपको अपनी उंगली पर गर्मी क्यों फील हो रही है, तो आप शायद इस बात का जवाब दे पाएंगे कि ये फ्रिक्शन की वजह से हुआ है। माई फिंगर फर्स्ट सरफेस और ये जो बेड शीट वगैरह है ये आपके पास सेकंड सरफेस है। और जब दो सरफेस आपस में एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं तो उस वजह से ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ये शायद आपको बात पता होगी, ये आपने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ रखी है, आपको ये बात पता है। अगर आपको ये बात पता है तो बस अब आपने क्या करना है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, फिंगर आपका एक इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहा है, आपको ये समझना है। और जो रबिंग है वो बन जाएगी आपकी कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिर्फ ये अगर आपने समझ लिया तो आपको ये टॉपिक बड़ी आराम से समझ में आ जाएगा। क्या है, जैसे ही हम अपनी फिंगर को किसी भी सरफेस पर रब करते हैं, अगर आपके पास बेड शीट है तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपको बहुत जल्दी विद इन 5 सेकेंड आपको पता लग जाएगा कि आपकी फिंगर गर्म हो रही है, आपकी फिंगर पर हीटिंग इफेक्ट आ रहा है। तो वो क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। उसी तरह से बिल्कुल वही कंसेप्ट अपने यहाँ पर अप्लाई करना है। अब यहाँ पर क्या है, फिंगर नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। और रबिंग्स जो है वो आपका चेंज हो जाएगा कोलिजन के अंदर, कि इलेक्ट्रॉन आपके कोलाइड करते हैं। और ये बात आपको मैंने बता रखी है इस वीडियो के अंदर, जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स हैं उसके अंदर बता रखा है कि जो रेसिस्टेंस होता है वो किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड द आयंस। तो कोलिजन वाली बात आपको क्लियर है। तो उन्हीं दोनों बातों को हमने सम अप करके एक नया टॉपिक बन जाता है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो यहाँ पर आप इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरे पेज आपको एज ए नोट्स तैयार करना है। अब मैं इसको बोल रहा हूँ, एक एक लाइन आपको क्लियर कर रहा हूँ, एक एक लाइन आपको क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट लाइन, डेफिनेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए रसिस्टर और ए रसिस्टिव सर्किट। द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए रसिस्टर और in a resistive circuit due to the flow of electric current through it is called heating effect of electric current। तो ये आपके पास आ गई डेफिनेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होना। किस में प्रोड्यूस होना? रसिस्टर और रसिस्टिव सर्किट में। रसिस्टर रसिस्टिव सर्किट एक ही बात है, यहाँ पर बस उसको नाम दे दिया हमने, ठीक है। और अगर आपने इसे प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन के बारे में, तब आपके पास ये एक नया टॉपिक बन सकता है, या फिर आपको समझ सकते हो कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें आपको मैक्सिमम बातें आपको पता है फ्रॉम प्रीवियस वीडियोस, और कुछ ही बातें हमने यहाँ पर ऐड करनी है और आपका एक नया टॉपिक तैयार हो जाएगा आपके पास, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे कि आप कॉज की हेडिंग बनाओगे, यहाँ पर कॉज की हेडिंग बन जाएगी आपकी, और यहाँ से लेके लगभग आपको यहाँ तक फोर्थ लाइन तक ये सारा का सारा आपको पता है। उसके बाद बस एक या दो लाइन आपकी ऐड होंगी नई, और आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो पढ़ना शुरू करते हैं। व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस द कंडक्टर। जब भी हम किसी कंडक्टर के थ्रू करंट कंडक्टर के अक्रॉस, यानी कि मान लो सपोज करो आपके पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस यानी कि दोनों पॉइंट पर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का मतलब क्या है? हम उसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्लोली ड्रिफ्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हैं? फ्रॉम लोअर पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल साइड टू हायर पोटेंशियल साइड। यानी कि ये आपके पास क्या है? लोअर पोटेंशियल साइड है और नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। ये हायर पोटेंशियल है, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन आपके मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल या फिर लोअर पोटेंशियल और नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड, और यू कैन से हायर पोटेंशियल, ठीक है। ड्यूरिंग देयर ड्रिफ्ट, यानी कि किसका ड्रिफ्ट? इलेक्ट्रॉन का। ड्यूरिंग देयर ड्रिफ्ट मोशन दीज इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द एटम्स एंड द आयंस ऑफ द कंडक्टर। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैं कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन शो नहीं कर रहा, मैं शो कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को। तो जो इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिव साइड से
पॉजिटिव साइड जाएंगे तो जब वो कंडक्टर के थ्रू पास करेंगे तो कंडक्टर में होने वाले आयंस और एटम से वो और इलेक्ट्रॉन से वो स्ट्राइक करेंगे। ड्यूरिंग देयर ड्रिफ्ट मोशन दीज इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द एटम्स एंड द आयंस ऑफ द कंडक्टर। ड्यूरिंग दीज कोलिजन, जब कोलिजन होगा, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एनर्जी ट्रांसफर होगी, कहाँ पर ट्रांसफर होगी? फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स टू एटम्स एंड आयंस ऑफ द कंडक्टर। और एज ए रिजल्ट दीज एटम्स एंड आयंस स्टार्ट वाइब्रेटिंग विग्रसली। उसी एनर्जी ट्रांसफर की वजह से जो यहाँ पर मान लो सपोज करो यहाँ पर एक एटम है, पॉजिटिव आयन है, उसके पास एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी की वजह से क्या होगा? वो ज़्यादा फ्लक्चुएट करना स्टार्ट करेगा, ज़्यादा वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएंगी विद लार्जर एम्पलीट्यूड एंड देयर एनर्जी इंक्रीजेस। और इस पर्टिकुलर आयन की जो एनर्जी है वो आपके पास बढ़ जाएगी। और यहाँ पर एक सिंगल आयन नहीं है, बहुत सारे आयन है, तो सभी आयन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली इस कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आप यहाँ तक इस पेज का फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपके पास थ्योरी पोर्शन उसके अंदर ऐड हो जाएगा और ये है एक्सप्रेशन कि हमें हीट का एक्सप्रेशन निकालना है। हीट एक्सप्रेशन किस किस पे डिपेंड करता है वो सब हम देखेंगे। तो पहले यहाँ पर ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। द इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ एटम्स and ions leads to the increase in the temperature of the conductor. As a result of this mechanism, the heat is produced in a conductor when electric current is passed through it. आई होप कि आपको ये थ्योरी पोर्शन बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा। थ्योरी पोर्शन में सिर्फ आपको ये समझा रखा है जैसे ही आप कंडक्टर के थ्रू, रेसिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करोगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करते हैं। और जो यहाँ पर मैंने इस डायग्राम में डायरेक्शन शो कर रखी है वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन शो कर रखी है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्टर के थ्रू मूव करेंगे तो वो कंडक्टर में प्रेजेंट आयंस और इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और वही जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो आपका क्या बन जाता है? हीटिंग इफेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक थी हमारे पास कंप्लीट थ्योरी। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आपने यहाँ तक इस तरह से एक्सप्लेन करना है। सीधा 1 मार्क्स में डेफिनेशन आपने ये लिखनी है। 2 से 3 नंबर में अगर प्रोसेस पूछते हैं, पूरा कॉज पूछते हैं, तो आपके पास ये है, ये पैरा और आपके पास ये पैरा। ठीक है, फिर हमारी आती है उसके एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन में आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, फिर उसके ऊपर आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। तो इसीलिए प्रोसेस कोई आपसे शायद पूछे या ना पूछे तो एक्सप्रेशन आपसे पूछने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो आपने अब इस पोर्शन को बड़े ध्यान से समझना है। थ्योरी पोर्शन लगभग वही रहेगा और सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जब थोड़ा बहुत जैसे आपने 9th क्लास में डेरिवेशन की थी बिल्कुल वैसे ही आपने वहाँ पर ध्यान रखना है और कुछ गलती नहीं करनी और आपकी डेरिवेशन, आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होंगे, हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो अब बारी आती है एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन में आपको एक डायग्राम बनाना ज़रूरी होता है ताकि उसकी रिप्रेजेंटेशन भी अच्छी रहे और आपको सारी बातें क्लियर हैं, ये भी टीचर को पता लग जाए। तो ये रहेगा इसके लिए डायग्राम। डायग्राम के बाद आपको ये कुछ कंस्ट्रक्शन पार्ट लगा लो या थ्योरी पार्ट है, थोड़ा बहुत ये आपको लिखना पड़ता है। तो इसमें लिखते हैं लेट, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आपने प्रॉपरली नोट्स तैयार करने अपने। लेट ए करंट आई, कैपिटल आई, बी फ्लोइंग थ्रू ए रसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर, कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल रेसिस्टेंस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये लाइन फर्स्ट लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। लेट ए करंट आई बी द फ्लोइंग थ्रू ए रसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस कैपिटल आर एंड वी बी द, कैपिटल वी, ये आपके पास कैपिटल वी है, ध्यान रखना इसमें। कैपिटल वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर। देखो ये आपके पास रेसिस्टर, इसकी रेसिस्टेंस वैल्यू क्या है? आर है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या है? वी। और जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर होता है ये वही होता है जो आप अप्लाई करते हो, वी वी। ओके, लेट स्मॉल टी बी द टाइम फॉर विच करंट फ्लोस। हमने टाइम टी मान लिया कि उस टाइम में करंट कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है। लेट टी बी द टाइम फॉर विच करंट फ्लोस, देन द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोन बी। तो टोटल चार्ज जो है वो किसके फॉर्मूले से दिया जाएगा आपको? Q इज इक्वल टू आई टी से दिया जाएगा। पता आपको पता है ना करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला होता है आई बाई टी। तो हमने यहाँ से Q का जो टोटल चार्ज है वो कितना फ्लो करेगा? आई इंटू टी करेगा। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी नो दैट द वर्क डन टू पास 1 यूनिट ऑफ चार्ज अक्रॉस द रेसिस्टर इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर वर्क डन फॉर फ्लो ऑफ चार्ज कैपिटल Q थ्रू द रेसिस्टर इज गिवन बाय दिस। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला भी आपको पता है। पोटेंशियल, जैसे हमने अभी बात की है बाय डेफिनेशन
बाय डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, द वर्क डन टू पास 1 यूनिट ऑफ चार्ज अक्रॉस द रेसिस्टर। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस जो हम यूज़ करते हैं V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, इसी फॉर्मूले को हमने इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लिया, W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। यहाँ तक पहुँच गए आप तो इसके बाद बिल्कुल सिंपल है, कुछ छोटी छोटी बातें याद रख, जो बातें आपको पता है आपने उनको फॉलो करना है और आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो W इज इक्वल टू क्यू बाई क्यू इंटू वी या V इंटू क्यू। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने यहाँ पर देखी थी, चार्ज जो फ्लो करेगा थ्रू द कंडक्टर वो क्या रहेगा, I इंटू टी। तो क्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी है आई टी। तो यहाँ पर बिकॉज क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बन गया W इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। ओके, W इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। अब यहाँ पर कुछ बातें समझनी है और आपको ये डेरिवेशन पूरी हो रही है। तो जो हमें ये वर्क है, ये वर्क किसके अकॉर्डिंग होगा, ये वर्क होगा आपके बैटरी के अकॉर्डिंग। तो टू डू दिस वर्क, यानी कि जो हमने ये वर्क करना है V इंटू आई इंटू टी, और ये किसके अकॉर्डिंग होगा, ये होगा आपकी इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी के अकॉर्डिंग। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेल और बैटरी मस्ट बी एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज़ गिवन बाय दिस। तो ये जो W है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपके एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो एनर्जी के इक्वल हमने यहाँ पे रख दिया इसको, E इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। ठीक है, तो अगर आप इसको W इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी लिखते हो तो भी सही है, E इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी भी लिखते हो ये भी सही है। अब आपको ये कैसे याद रखना है, ये आपको फॉर्मूले फॉर्म में याद रखना है। हो सकता है आपको W यानी कि वर्क निकालना हो, आपको VIT दे रखा हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। अब हो सकता है आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी हो और आपको V इंटू आई इंटू टी दे रखा है, तब आप क्या करोगे, इस W को यहाँ से हटा दोगे। अब क्या बन गया, E इज इक्वल टू VIT। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी ही आपकी होती है जो हीट प्रोड्यूस होगी। दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर मेंटेनिंग फ्लो ऑफ करंट I for टाइम t इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। दस इसीलिए हम इस पूरे को क्या कर सकते हैं, इस पूरे को इज इक्वल टू H भी लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, H इज इक्वल टू E इंटू डब्ल्यू इंटू E इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू VIT, यानी कि H VIT के इक्वल है, E VIT के इक्वल है और W भी VIT के इक्वल है। क्लियर है। अब बस लास्ट और ये आपके रिजल्ट आपको प्रूव हो जाएगा। फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर की वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे, ये रहा V इज इक्वल टू आई आर, आपका रिजल्ट बन गया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। और कई बार आपके पास इक्वेशन यही आएगी, ड्राइव H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ड्राइव H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो जहाँ पर भी जिस भी हिसाब से वो आपसे पूछेंगे कि भैया ड्राइव करो W इज इक्वल टू VIT, तो आपने यहाँ तक रोक देना है। अगर वो आपसे पूछते हैं कि H इज इक्वल टू VIT, तो आपने यहाँ पे आगे रुक जाना है। और अगर वो आपसे पूछते हैं प्रूव H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तब आपने यहाँ पर आगे रुक जाना है। ठीक है, वैसे 99% जो क्वेश्चन बनता है वो आपका ये बनता है, प्रूव H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, प्रूव H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और इसी इक्वेशन को जूल हीटिंग लॉ भी बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी आगे आ जाएगा। इसी रिजल्ट को जूल हीटिंग लॉ भी बोलते हैं। जैसे आपने 9th क्लास में स्टडी किया था ना, F इज इक्वल टू MA, तो F इज इक्वल टू MA भी प्रूव आपके पास आ सकता है, ड्राइव करो। और वो उसको हम एज ए वर्डिंग में कैसे लिखते थे, सेकेंड इक्वेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो उस तरह से तो यहाँ पर आपके पास ड्राइव H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी भी आ सकता है। और आपके पास जूल हीटिंग लॉ, अभी आपके पास यहाँ पर देखोगे आप, ये आपके पास जूल हीटिंग लॉ या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो वो भी आपके पास यही बनता है। ठीक है, अब आप यहाँ छोटी सी बात ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले को हम एक और फॉर्मूले की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर हम आई की वैल्यू फ्रॉम ओम्स लॉ V बाई आर पुट कर दें, क्योंकि फ्रॉम ओम्स लॉ हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V बाई आर बन जाएगा। तो अगर हम I की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बन जाएगा, इंटू R इंटू टी। तो एक R से एक R ये हमने काट दिया, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आ गया, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू टी बाई आर, वी स्क्वायर इंटू टी बाई आर। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ पर आपके पास ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये सारे लगभग एक जैसे ही हैं, बस डिपेंड ये है कि आपसे न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है, क्या आपको दिया गया है और आपने क्या कैसे उसे सॉल्व करना है। ठीक है, आपको सभी इंटर कन्वर्जन याद होनी चाहिए। ओके,
तो हम कहाँ पर थे, हम थे यहाँ पर h इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। अब इस h इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जूल हीटिंग लॉ, और जूल्स हीटिंग लॉ, और यू कैन से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो आपके पास जो h है वो आपके पास आ गया इज इक्वल टू वी आई टी, h इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी, और h इज इक्वल टू वी स्केयर इंटू टी बाई आर। आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखना है कि आपको इसे कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, इसको क्या बोलते हैं, ईदर जूल्स हीटिंग लॉ और यू कैन से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो हीट है इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी, आपके पास जूल बनेगी। क्लियर है, तो यहाँ से अब आपका जैसे डेरिवेशन थी, डेरिवेशन या फिर एक्सप्रेशन जब भी आपको ड्राइव करना होगा तो आपने इन पेजेस को फॉलो करना है। फर्स्ट पेज, इसके बाद आपका ये सेकंड पेज, ठीक है, सेकंड पेज, और सेकंड पेज के बाद यहाँ तक आपका ये आ गया। ओके, आई होप कि आपने सभी पेजेस की स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, तो अब बारी आती है, बहुत बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि फैक्टर अफेक्टिंग हीट इन ए कंडक्टर। ठीक है, तो उसका आंसर आप कैसे दोगे, उसका आंसर आप दोगे इस वर्कशीट के इस पेज के फॉर्म में। जो हीट है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि एक कंडक्टर में कितनी हीट बनेगी, तो वो किस पे डिपेंड करती है, इस फॉर्मूले के बेसिस पर आप निकाल सकते हो। कैसे, h, और ये देख रहे हो आप बिल्कुल इसके सामने है, तो ये क्या बन जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैंने, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग the amount of heat energy produced in a given resistor is number 1 directly proportional to the square of the electric current flowing through the resistor। इसका मतलब क्या है, H is directly proportional to I square। अब इसका मतलब क्या होता है, ये भी आपको लोअर क्लासेस से 9th क्लास से पता है। इफ करंट इंक्रीजेज हीट इंक्रीजेज, इफ करंट डिक्रीजेज हीट डिक्रीजेज। सेकेंड फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, H is directly proportional to R, resistance of a conductor. If R increases, H increases. If R decreases, H decreases. Third one, last one, directly proportional to the time for which current flows. H is directly proportional to T. Time increases, heat increases. Time decreases, heat decreases. तो ये आपके पास फैक्टर अफेक्टिंग के अकॉर्डिंग हो जाएगा, फैक्टर अफेक्टिंग हीट थ्रू ए कंडक्टर। और इससे पहले हमने क्या किया था, डेरिवेशन की थी। क्लियर है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को आप कैसे एज्यूम करते हो, कैसे आप समझते हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ डूइंग, कोई वर्क जैसे हो रहा है, यानी कि वो किस फॉर्म में हो रहा है, कंजप्शन की फॉर्म में हो रहा है। कैसे हो रहा है, कंजप्शन ऑफ एनर्जी। तो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, और यू कैन से रेट ऑफ डूइंग वर्क आपके पास बन जाती है पावर। ठीक है, पावर। लेकिन इलेक्ट्रिक पावर की जब बात करेंगे तो हम वहाँ पर क्या बोलेंगे, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। तो ये डेफिनेशन जैसे आपको लग रहा है प्रॉपर नहीं लग रही है, थोड़ी सी प्रॉपर डेफिनेशन आपके पास ये है। मतलब कि अगर आप ये भी लिखते हो तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ये वाली लिखते हो तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आपको बेसिक फार्मूला पता है क्या होता है पावर का, पावर का फार्मूला होता है एनर्जी बाय टाइम, है ना। आपको ये फार्मूला पता है ना, या फिर वर्क अपॉन टाइम, ये पता है ना आपको, 9th क्लास से ये बात तो आपको पता ही है। अब प्रॉब्लम ये है, या फिर आपका बात करें हम कि हमारे पास क्या है, एनर्जी के 3 फॉर्मूले अवेलेबल हैं। कौन कौन से एनर्जी के 3 फॉर्मूले अवेलेबल हैं, एनर्जी इज इक्वल टू वी आई टी, एनर्जी इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी, और एनर्जी इज इक्वल टू वी स्केयर इंटू टी बाई आर, है ना। हमारे पास ये 3 फॉर्मूले हैं। तो उसी तरह से हमारे पास पावर के भी 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। जब हम इसे यूज़ करते हैं पावर में, W बाई टी या फिर E बाई टी, जब हम V इंटू आई इंटू टी बाई टी फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो T से T कट जाता है, हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है पावर का V इंटू आई। और जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं आई स्केयर आर टी, तो क्या हो जाएगा, T से T अगेन दिख रहा है आपको, कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, ओनली आई स्केयर बाय आई स्केयर इंटू टी। और जब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे V स्केयर इंटू टी बाई आर, तो आपको पता है इस टी से ये टी कट जाएगा, और ओवरऑल आपके पास क्या आ जाएगा, वी स्केयर बाय आर आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, जो वी होता है ये आपका हमेशा हमेशा कैपिटल रहेगा। तो इस वजह से पावर के भी आपके पास 3 फॉर्मूले अवेलेबल हैं। पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, इज इक्वल टू आई स्केयर आर, और इज इक्वल टू वी स्केयर बाय आर, वी स्केयर बाय आर। क्लियर है।
तो अब आपके पास एसआई यूनिट पावर की, तो पावर की एसआई यूनिट आपके पास क्या है, वाट, जैसे आप नाइन्थ क्लास में भी यूज़ करते थे, ठीक है। और वोट आपको नाइन्थ क्लास से क्या पता है, जूल पर सेकंड पता है, ठीक है ना। ये काम है हमारा नाइन्थ का, और हम इसे जब टेंथ के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे थोड़ा सा चेंज आएगा, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो पावर की एसआई यूनिट वोट होती है, वोट को हम जूल पर सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं नाइन्थ क्लास के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे ही हम वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के पार्ट से इसको वो करेंगे, एक्सप्लेन करते हैं, तब क्या हो जाएगा, आपके पास जो एनर्जी है या जो वर्क है वो आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी बन जाती है, ठीक है। तो अब क्योंकि पावर के 3 फॉर्मूले आपके पास अवेलेबल हैं, इसी वजह से पावर के आपके पास 3 एसआई यूनिट की डेफिनेशन आएंगी। तो फर्स्ट पावर की एसआई यूनिट की डेफिनेशन आपके पास ये है, वो इस पार्ट के अकॉर्डिंग है, वी इंटू आई के अकॉर्डिंग है। अब वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, आई का मतलब करंट। आप वी की वैल्यू भी 1 वोल्ट पुट करोगे, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर पुट करोगे। तो यहाँ से आपके पास जो डेफिनेशन बनती है पावर की, वो बनती है, पावर कंज्यूम्ड इज सेड टू बी 1 वोट if it carries a current of 1 ampere when operated at a potential difference of 1 volt, ठीक है। ये किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, ये आपके पास P इज इक्वल टू वी इंटू आई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो करंट 1 एम्पियर और आर रेसिस्टेंस 1 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो सेकंड डेफिनेशन, पावर कंज्यूम्ड इज सेड टू बी 1 वोट व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए रेसिस्टर ऑफ 1 ओम, ठीक है। यानी कि किसके अकॉर्डिंग है, ये आई स्केयर आर के अकॉर्डिंग है, पावर इज इक्वल टू आई स्केयर आर के अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगी ये आप मुझे खुद बताओगे, क्लियर है, ये आप लोग खुद लिखोगे। अगर किसी को डाउट है तो हम जो लास्ट वीडियो बनेगी, एक बात और ध्यान सुन लो, ये हमारी इस चैप्टर की सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और बनेगी और ये चैप्टर कम्प्लीटली पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने खुद बतानी है या फिर मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊँगा। तो ये आपके पास था इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आपने नोट्स प्रिपेयर करने। अब बारी आती है, हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, 3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं जल्दी से, और उसके बाद आप इसकी रिवीजन करना और प्रीवियस वीडियो के भी रिवीजन करना, क्योंकि ये चैप्टर जल्दी ही ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ रेटेड एज 100 वोट 220 वोल्ट, कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, व्हाट इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट व्हेन ग्लोइंग फुली। तो यहाँ पर आपको क्या दे दिया, यहाँ पर आपको दे दिया है 100 वोट 220 वोल्ट। अब आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए अपने आप दिमाग लगा के बताना है कि 100 वोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको दिख रहा है कि ये वोट है, वोट पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो 100 वोट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 220 वोल्ट यहाँ पर कैपिटल वी आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 220 वोल्ट, यानी कि V इज इक्वल टू कैपिटल V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। आई देखो करंट निकालना है और दूसरा रेसिस्टेंस, 2 पार्ट आपको निकालने हैं। तो आई के लिए आपके पास P और V, पोटेंशियल डिफरेंस और पावर आपको दे रखा है, तो फॉर्मूला यूज हो जाएगा P इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो यहाँ पर आई हमें निकालना है, पावर का फॉर्मूला आपके जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा, आई इज इक्वल टू पी बाई वी। तो पी की वैल्यू आपके पास 100 वोट, वी की वैल्यू आपके पास 220 वोल्ट। आपने इसको सीधा यूज़ किया, आपके पास वैल्यू आ गई करंट की 0.45 एम्पियर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आई इज इक्वल टू पी बाई वी, वैल्यू पुट किया, आपका आंसर आ गया 0.45 एम्पियर। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कैलकुलेशन करने से पहले आपने ये देखना है कि आपके पास सारा का सारा पार्ट एसआई में है या नहीं, ये आपने जरूर चेक करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 100 वोट और 220 वोल्ट एसआई में थे, हमने इसको डायरेक्ट यूज़ कर लिया। अब बारी आती है रेसिस्टेंस, हमें रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो रेसिस्टेंस के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया, P इज इक्वल टू वी आई स्केयर इंटू आर। ये फॉर्मूला है ना हमारे पास, P इज इक्वल टू आई स्केयर इंटू आर। तो यहाँ पर आर का फॉर्मूला चेंज हो गया आपके पास P बाई आई स्केयर। तो P की वैल्यू मेरे पास, यानी कि पावर की वैल्यू मेरे पास 100 वोट थी, और I की वैल्यू मेरे पास क्या थी 5/11, या फिर आप 0.45 से भी कर सकते हो। 0.45 से करोगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आप 5/11 पुट करना, ये वाला पार्ट पुट करना। तो 5/11 मैंने सॉल्व कर लिया, ऊपर 11 चला गया। अब स्केयर है इसलिए 2 बार लिखा है, आई स्केयर है ना, तो 5/11 का स्केयर, एक मैंने स्केयर को करने की बजाय मैंने क्या कर दिया, उसको 2 टाइम्स लिख दिया, 5/11 और 11 मैं ऊपर लेके चला गया मैथमेटिक्स के प्रॉपर्टी की वजह से। तो यहाँ पर हमने इसको कट किया और हमारे पास आंसर आ गया 484 ओम। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 484 ओम।
अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरा रेसिस्टेंस सही आया है नहीं आया, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास रेसिस्टेंस का एक और फॉर्मूला है, वो क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। आर की क्या फॉर्मूला क्या बन गया, V बाई आई बन गया। तो V की वैल्यू मेरे पास क्या आती है 220 वोल्ट, आई की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली है 5/11, उसे सोल्व किया तो मेरा आंसर यहाँ पर भी क्या आ गया 484 ओम आ गया, यानी कि जो मैंने यहाँ पर सोल्व किया है वो मेरा सही है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो यहाँ पर हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आप इस पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, और सोल्यूशन देखने के बाद भी आप उसे इन बिटवीन, आपके पास बहुत टाइम होता है तो इन बिटवीन भी आप इसे सॉल्व करके देख सकते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टेटमेंट का, और इसके सोल्यूशन का भी, सोल्यूशन बाद में भी देख सकते हो। आपको लिए पहले मेन क्या है, स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, 50 जूल ऑफ हीट एनर्जी, 50 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन 2 ohm resistor, find the current flowing through the resistor and also find the potential difference across the resistor। तो फिर वही बात आ गई, आपके पास क्या है 50 जूल। 50 जूल का मतलब क्या होता है, यानी कि एक तरह से ये वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर वो हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है हीट एनर्जी, तो आप यहाँ पर एच भी लिख सकते हो डायरेक्ट। इज प्रोड्यूस ईच सेकंड, अब ये ईच सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान रखना, कहीं सोचो आप कि ये तो ऐसे लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलेशन में यूज होगा, यानी कि टाइम दिया हुआ है आपको 1 सेकंड, ईच सेकंड मीन्स 1 सेकंड। आर की वैल्यू 2 ओम, रेसिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम आपको दी हुई है, आपको करंट निकालना है और आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो आप सीधा फॉर्मूला यूज़ करोगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वाला, या फिर जूल हीटिंग लो वाला, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हीट आपको निकालनी है या करंट आपको निकालना है, तो करंट के लिए आप फॉर्मूले को चेंज कर दोगे H/RT का होल स्क्वायर। ठीक है ना, H आपको करंट निकालना है ना, तो करंट के लिए आप फॉर्मूले को चेंज करोगे, कैसे चेंज करोगे, H/RT, और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है स्क्वायर रूट आ गया। अब स्क्वायर रूट करने के बाद आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर H की वैल्यू 50 जूल पुट कर दी, R की वैल्यू 2 ओम पुट कर दी, टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड पुट कर दिया, तो ये कट गया 25 पे, 25 का स्क्वायर रूट 5 एम्पियर। ओके, अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा आई आर। आई करंट की वैल्यू 5 एम्पियर अभी आपने निकाली है, आर की वैल्यू 2 ओम आपके पास है, सीधा सोल्व करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10 वोल्ट। क्लियर है। अब आपको यहाँ पर शायद मैं बता देता हूँ आपको, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा बताना चाहिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल V इज इक्वल टू 10V, तो ये कैसे है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो ये वाला V है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस टर्म को, और ये वाला जो V है वो रिप्रेजेंट कर रहा है SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, SI यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, या थोड़ा सा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है, तो आने के चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन अगर आ जाए तो फिर आपको करना ही पड़ेगा, फिर भी देख लेना। और ये प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, आप डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा बन जाती है यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक कलर टीवी, एक कलर टीवी आपके पास है, रेटेड 150 वोट। हर चीज़ के ऊपर उसकी पावर दी हुई होती है, आप उसको चेक कर सकते हो। बल्ब लेते हो मार्केट में, अगर आप कुछ भी कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लेते हो, उसके ऊपर भी इसकी पावर रिप्रेजेंट होती है। तो ठीक है, तो वही यहाँ पर है, एक टीवी है, उसकी उसकी पावर कितनी है 150 वोट। पावर की बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वोट कैपिटल W लिखा हुआ है। ऑपरेट 6 आवर पर डे, 6 घंटे वो एक दिन के अंदर चलता है, नॉर्मली इतना टाइम तो चलता ही है टीवी, है ना। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, यानी कि अगर आप 30 दिन में आप उसको हर रोज़ 6 घंटे चलाते हो, तो आपका कॉस्ट यानी कि एक तरह का बिल, जो बिजली का बिल आता है वो कैसे आएगा। और आपको क्या दे दिया उसने, प्राइस दे दिया ₹5.50 पर यूनिट, यानी कि ₹5.50 पर यूनिट की कॉस्ट की प्राइस है। तो एक टीवी है वो एक दिन में 6 घंटे चलता है, तो 30 दिन में उसके अकॉर्डिंग बिल कितना बनेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसके लिए आपको अपनी 9th क्लास की नॉलेज भी यहाँ पे रखनी है। 9th क्लास की नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको यूनिट पता है क्या होता है, एक यूनिट होता है 1 किलोवाट आर। 1 किलोवाट क्या होता है, 1 किलोवाट आर क्या होता है, ये किलोवाट पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर्स आपका टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में यानी कि जो जितने भी आपके पास बिल से रिलेटेड पेज क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर आपने ध्यान रखना है
कि आपका जो पावर है वो किलोवाट में होना चाहिए और टाइम आपका आवर्स में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो पावर दी हुई है 150 वोट, तो हमें जैसे किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा। अब किलोवाट में कैसे चेंज होता है, डिवाइडिंग 1000 से डिवाइड करके। वही बात है कि अगर मान लो 150 ग्राम होते हैं, 150 ग्राम होते हैं और उसको किलोग्राम में चेंज करना पड़ता है, तो आप क्या करते हो, उसे 1000 से डिवाइड करते। उसी तरह से यहाँ पर भी आपने 150 वोट को 1000 से डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा किलो वोट के अंदर। तो क्या हो गया, 0.150 किलो वोट हो गया। ठीक है, के स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल। टाइम 6 आवर पर डे है। टाइम क्या है, 6 आवर पर डे है। टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपके पास, क्योंकि 30 डेज हैं, 30 डेज के अकॉर्डिंग इसको 30 से मल्टीप्लाई करके 180 आवर्स। टोटल टाइम आपके पास आ गया 180 आवर्स। तो अब आपको क्या करना है, एनर्जी कंज्यूम्ड के लिए कॉस्ट निकालनी। तो पहले आपको उसको यूनिट निकालनी पड़ेगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी होता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू टी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पावर इंटू टाइम। तो पावर इंटू टाइम, पावर आपके पास 0.150 थी इंटू 180 था। इस पॉइंट को हटा के नीचे 1000 आ गया और सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, 27 किलो वोट आ रहा है, KWH। 27 KWH किलो वोट आर। के कैपिटल, के स्मॉल, डब्ल्यू कैपिटल, एच स्मॉल। अब 1 किलो वोट आर किसके इक्वल होता है, 1 यूनिट के इक्वल होता है, यानी कि 27 यूनिट। 27 किलो वोट आर इज इक्वल टू 27 यूनिट। अब कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज रुपीज़ 5 रुपीज़ 50 पैसे। तो कॉस्ट ऑफ 27 यूनिट 27 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया 148 रुपीज़ 50 पैसे। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हमने थ्योरी को पढ़ा, फिर हमने उसके एक्सप्रेशन को पढ़ा। एक्सप्रेशन को पढ़ने के बाद हमने इलेक्ट्रिक पावर को पढ़ा और उसके न्यूमेरिकल्स को पढ़ा। ठीक है, एक बार सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, और आपका ये चैप्टर 90% से भी 95% से भी ज़्यादा आपका सोल्व हो चुका है। मतलब सोल्व हो चुका मीन्स एक्सप्लेन कर चुका मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट, सेकंड पेज का स्क्रीनशॉट प्रॉपरली, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, सिक्स पेज, सेवन्थ एंड एट्थ। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर 90% से भी ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ NCERT एक्सरसाइज, और बीच में अगर कोई छोटा मोटा टॉपिक, छोटा मोटा पार्ट अगर रह गया है तो हम उसको करेंगे। तो लास्ट वीडियो के साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें जितना भी सीखा, मैं आपको वर्कशीट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, वर्कशीट से भी आप समझ सकते हैं। तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।